हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय फर्स्ट विद्युत क्षेत्र के अगले टॉपिक कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। क्या होता है कूलाम का नियम, इसको समझे पहले आप। ये दो आवेश है, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q, बिंदु के रूप में है इसलिए बिंदु आवेश। दोनों आवेश स्थिर अवस्था में है इसलिए ये आवेश जो है स्थिर बिंदु आवेश है। ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। मैंने मान लिया कि ये r दूरी पर स्थित है। तो जब ये दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, तथा यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के लिए अर्थात कूलाम बल के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए इन दोनों को एक नाम से बोलते हैं अपन स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल के लिए एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहता क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है अर्थात जो स्थिर विद्युत बल लगता है वो इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो क्या होता है समानुपाती एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चित्र में आपने देखा कि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात स्थिर विद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहलाता है ये कि कूलाम कहता है कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो क्या होगा समानुपाती होगा एवं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया। कूलाम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को ले लेंगे। F समानुपाती क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया K। यहाँ K जो है एक नियतांक है जिसे हम कूलाम बल नियतांक या स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहते हैं। और K का जो मान होता है इस K का जो मान होता है वो Q1 और Q2 के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है कि Q1 और Q2 के बीच किस प्रकार का माध्यम है। जैसे हो सकता है कि
ये Q1 व Q2 आवेश या तो वायु की उपस्थिति में हो या फिर निर्वात की उपस्थिति में हो। यह भी हो सकता है कि ये दोनों आवेश जो हैं किसी माध्यम में रखे हुए हों, माध्यम के रूप में, जैसे ये दोनों आवेश किसी कांच में रखे हुए हों, किसी रबड़ में स्थित हों, तो उस स्थिति में K का मान जो होगा वो भी अलग अलग होगा। तो K का मान जो होता है वो Q1 व Q2 के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान Q1 व Q2 के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। देखें, पहला, वायु या निर्वात। की उपस्थिति में मैंने मान लिया कि जो आवेश हैं या तो वायु में रखे हुए हैं या निर्वात में रखे हुए हैं। वायु या निर्वात की उपस्थिति में K जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, और K का जो मैथमेटिकल मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। कब? वायु या निर्वात की उपस्थिति में K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K का मान होता है 9 × 10⁹। आप मात्रक निकालना चाहें K का तो देखिए कैसे निकालेंगे। K Q1 Q2 अपॉन r²। बल का मात्रक होता है न्यूटन, Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, फिर Q2 आवेश का मात्रक होता है कूलाम, R दूरी का मात्रक होता है मीटर²। तो कितना हो जाएगा? न्यूटन, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, मीटर² अपॉन कूलाम इंटू कूलाम मतलब कूलाम²। तो K का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलाम²। तो K का मान जो है वो कितना है? न्यूटन, K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलाम²। न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलाम²। ये वायु या निर्वात की उपस्थिति में होता है K का मान। तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट ये होता है आपका वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। K और एप्सिलॉन 0 एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मात्रक भी इसका उल्टा हो जाएगा कूलाम² अपॉन न्यूटन इंटू मीटर²। तो वायु या निर्वात की उपस्थिति में K का जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है दोनों के लिए, चाहे वायु हो चाहे निर्वात हो, और उसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलाम² होता है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम² अपॉन न्यूटन इंटू मीटर² होता है। जब आपको न्यूमेरिकल में कोई भी माध्यम के बारे में बात नहीं करें, आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाए और आपको कुछ नहीं पता पड़े कि वायु या निर्वात की उपस्थिति है या माध्यम की उपस्थिति है, तो केवल और केवल आपको यह ध्यान रखना है कि उस स्थिति में आपको वायु या निर्वात की उपस्थिति में K का मान रखना होगा, जो कितना होगा 9 × 10⁹। अगर कोई माध्यम दिया जाएगा तो उसके लिए आपको अलग से मान दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल में। तो वायु या निर्वात की उपस्थिति में K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² होता है, और एप्सिलॉन 0 जो होता है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और इसका मान जो होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। CGS
सीजीएस पद्धति में के का जो मान होता है वो 1 होता है। सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात की उपस्थिति में सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है। अगर इसका मात्रक लिखे तो न्यूटन का मात्रक सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे तो डाइन, मीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्टेट कूलाम, तो स्टेट कूलाम का स्क्वायर। अब ये मान कैसे निकलता है ये और समझ लें आप लोग कि सीजीएस पद्धति में के का मान किस प्रकार से अपन ने कैलकुलेट किया है। देखें, चूंकि के बराबर होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब इसको आप सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे तो देखें, न्यूटन को आप डाइन में चेंज करेंगे तो आपको पता है 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। 11वीं क्लास में अपन समझते हैं इस बात को। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 10 की घात 4 मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर अपन ने 10 की घात 5 लिख दिया तो मात्रक हो जाएगा डाइन, और मीटर स्क्वायर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब 1 कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10 की घात 9, 3 इंटू 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया तो नीचे क्या हो जाएगा स्टेट कूलाम का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें आप तो के बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की घात 9, या इसको कर दें आप 18 टोटल, अपॉन यहां स्क्वायर करें 9 इंटू 10 की घात 18, ये आपका कट जाएगा तो सीजीएस पद्धति में के का मान आपके कितने आ गया 1 आ गया। तो सीजीएस पद्धति में के का मान कितना होता है 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम का स्क्वायर। अब आता है अब आप देखें माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर मैं के का मान कोई फिक्स नहीं रख सकता क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए के का मान अलग अलग होता है। पिराफिन मोम के लिए के का मान अलग होगा, अशुद्ध जल के लिए के का मान अलग अलग होगा। ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अलग अलग माध्यम के लिए के का मान बताया जाएगा। तो सीजीएस पद्धति माध्यम की उपस्थिति में के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो होती है वो होती है माध्यम की विद्युतशीलता। और ऐसे ही अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान भी अलग अलग होता है, इसलिए इसके लिए भी मैं कोई पर्टिकुलर मान नहीं लिखूंगा। परंतु एक माध्यम ऐसा है जिसका मान आपको याद रहना चाहिए, वो कई बार पूछ लिया जाता है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, यह आपको जरूर ध्यान रखना है। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि माध्यम की उपस्थिति में अलग अलग माध्यम होंगे तो के का मान भी अलग अलग होगा। एप्सिलॉन जो है वो होती है माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम की विद्युतशीलता भी अलग अलग होगी। और धातुओं के लिए के का मान जो होता है वो अनंत होता है। तो यहाँ पर आपका कूलाम का नियम समाप्त होता है। अब हमने टॉपिक पढ़ा है विद्युतशीलता। अब अगले टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि विद्युतशीलता किसे कहते हैं। थैंक यू।